नमस्कार, मैं नरेश चौधरी उज्जवल भविष्य निर्माण हेतु के अंतर्गत उच्च शिक्षा परिचय श्रृंखला के अंतर्गत आज हमने विशेष रूप से शिक्षा विभाग के प्रोफेसर्स को अपने यहाँ आमंत्रित किया है, जिससे हम शिक्षा और उसके महत्व की विशेष रूप से जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रोफेसर भावेश चंद्र दुबे जी और प्रोफेसर मोहन गुप्ता जी। तो आइए हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर भावेश चंद्र दुबे जी का। नमस्कार दुबे जी। नमस्कार। नमस्कार प्रोफेसर मोहन गुप्ता जी। नमस्कार सर जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। श्रीमान, सबसे पहले मैं आपसे ये जानकारी चाहूंगा कि लोगों में एक भावना या एक विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो चाहती कि शिक्षा क्या है। तो आप प्लीज मुझे विस्तार से थोड़ा बताइए कि शिक्षा क्या है, किसे कह सकते हैं शिक्षा है। प्रश्न जितना छोटा है उतना ही अपने में गहराई लिए हुए है। शिक्षा क्या है? पुरातन काल में, प्राचीन समय में ऋग्वेद भाष्य में अनुच्छेद 41 में लिखा है, स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकारो यस्य सह शिक्षते उपदेश्यते सा शिक्षा। वाह वाह वाह। इसका तात्पर्य हुआ कि जहां स्वर, उच्चारण और वर्ण का ज्ञान कराया जाए वो शिक्षा है। लेकिन अब शिक्षा का रूप बदल गया है। शिक्षा को हम ज्ञान नहीं लेते, यद्यपि हमारे सूत्रों में, संस्कृत सूत्रों में यह कहा गया है, शिक्षा को वेत्ति माना गया है, विद्या माना गया है। लेकिन शिक्षा विद्या नहीं है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। एक प्रक्रिया है, ये स्वयं में ज्ञान नहीं है, इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है? पूरी जानकारी जो मैं लेता हूं वो सब ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान वो है जिसको हम सीखते हैं और सीखने के साथ साथ उसे दूसरी परिस्थितियों में प्रयोग करने की कला आ जाए। यानी इसका तात्पर्य हुआ कि शिक्षा के द्वारा हम ज्ञान को जब कौशल से मिला देते हैं किसी सूचना को, तो वो शिक्षा बन जाती है। ये शिक्षा का बृहद रूप है। वाह गुप्ता जी, वाकई आपने बहुत ही खूबसूरती से इसका विश्लेषण कर दिया, विस्तार से शिक्षा का हमें जानकारी दी कि वास्तव में शिक्षा है क्या। क्योंकि हम तो सिर्फ पढ़ने को ही शिक्षा मान लेते हैं, लेकिन स्वयं पर यदि हम उसको उतारते हैं तो शिक्षा का एक रूप बनता है, जो आपने हमें बताया। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष सा हो रहा है कि आप तो प्रोफेसर, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, तो आपको तो विशेष जानकारी होनी ही चाहिए। और जो हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप जैसे ज्ञानवान व्यक्ति शुभार्थी में हैं और जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा दुबे जी, कि शिक्षक और प्रशिक्षण के कौन कौन से पाठ्यक्रम यहाँ सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो भी पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, ये हमारे समाज में आने वाली जो नवीन पीढ़ी है या जो बच्चे हमारे समाज में आ रहे हैं, तो जब बच्चा इस पृथ्वी पे आता है तो कोरी स्लेट होता है, उसके मस्तिष्क में कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन हम समाज के अनुरूप और जैसा समाज चाहता है उस बच्चे को बनाने को, उसी के अनुरूप हम विद्यालय में उस बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था करते हैं। और वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल और इस तरह से हायर लेवल तक जाता है। तो हमारे यहाँ सरकार ने प्रत्येक स्तर पे कि उन बच्चों को कैसे सिखाया जाए और क्या सिखाया जाए, प्रत्येक स्तर पे हमारी सरकार ने उस शिक्षक बनने की योग्यता निर्धारित की और शिक्षक के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की। जैसे प्री प्राइमरी का है तो उसके लिए जो टीचर बनेगा वो प्री प्राइमरी के टीचर बनने के लिए एनटीटी का कोर्स करेगा। ठीक, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अगर वो प्राइमरी का बनेगा तो उसको बीटीसी का कोर्स करना पड़ेगा और उसमें यह सिखाया जाए कि प्राइमरी लेवल के बच्चों को कैसे सिखाए हो। उसी तरह से अगर उसके मिडिल लेवल का अगर मान लीजिए कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे सरकार ने हमारे समाज में प्रत्येक स्तर पे तो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग की व्यवस्था की है और वो ट्रेनिंग हमारे समाज में प्रचलन में चल रहा है। जी, आपने जितने भी हमारे ग्रुप या हमारे
पाठ्यक्रम के लिए हम सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, उन सभी विभाग और उपभागों का आपने बहुत अच्छी तरह से विस्तृत रूप से आपने जानकारी दी कि किस कक्षा को पढ़ाने के लिए कितनी शिक्षा का होना आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी बातें मालूम नहीं होती। एक व्यक्ति जिसने कोई कोर्स किया है, बीएड किया है, तो वो सभी के लिए शायद एलिजिबल हो जाए, ऐसा नहीं है। आपके शब्दों में बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा बताया है। अब मैं एक जानकारी और आपसे प्राप्त करना चाहूँगा कि प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण में चयन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, और इनमें से भी सबसे उपयुक्त कौन सा पाठ्यक्रम होता है? जी देखिए, अगर पाठ्यक्रम उपयुक्तता की बात है कि कौन सा पाठ्यक्रम सबसे उपयुक्त है, तो ये पाठ्यक्रम का सबसे उपयुक्त होना किसी के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह तो व्यक्ति वो निर्धारित करता है जिसको ये पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। तो वो व्यक्ति ही तय करता है कि उसकी ऐसी कौन सी योग्यता है कि जिस तरह से उस पाठ्यक्रम को वो कर सकता है और आगे आने वाले भविष्य में अच्छा से अच्छा परिणाम दे सकता है। तो वो तो उसकी योग्यता पर निर्धारित करता है। और हमारे यहाँ जो योग्यता रखी गई है, जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनर बनना है, तो नर्सरी टीचर की ट्रेनिंग करने के लिए किसी भी व्यक्ति को +2 की परीक्षा पास करनी होनी चाहिए। अगर बीटीसी करना है, बीएड करना है, तो इसके लिए उसको बीए मतलब बैचलर ऑफ की ट्रेनिंग उसको होनी चाहिए, और उसमें भी कम से कम उसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 50% होनी चाहिए। अगर हायर लेवल पे कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, उस मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, और 55% के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि सरकार द्वारा जो निर्धारित उसकी योग्यता है, जिसको नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको कहते हैं, वो भी उसको पास करना पड़ेगा, तब जाके वो हायर लेवल का टीचर बनेगा। तो इसलिए हर योग्यता का, और उसमें एडमिशन प्राप्त करने के लिए जो बैचलर है उसमें उसको 55% मार्क आना जरूरी है। थोड़ा सा एक इसमें जोड़ना चाहूँगा थोड़ी बात। सर ने जो बताया वो तो पूरी योग्यता है ही, लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल पर जिसका 50% नहीं है, और अगर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी में मास्टर डिग्री ले रखी है, उसमें यदि उसका 50% है तो वो भी जो है एलिजिबल है बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। एक नियम ये भी है, अगर उसका बीए में नहीं है, मान लो किसी का 48% रह गया, लेकिन एमए में अगर उसका 50% है तो वो भी बीएड में एडमिशन ले सकता है। यानी कि कहीं भी किसी स्तर पर आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बीए में नहीं है तो एमए के अंदर आपने यदि वो मार्क हासिल कर लिए हैं तो उसमें आप फिर भी आगे बढ़ सकते हैं और उसमें आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और अध्यापक या टीचर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। मैं गुप्ता जी आपसे ही एक सवाल और पूछना चाहूँगा। एक बाध्यता और है इसके एडमिशन जो सरकार के द्वारा दी गई, जो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, वो है उसके बीए के सब्जेक्ट में स्कूल सब्जेक्ट की। मान लीजिए किसी ने बीए मिलिट्री स्टडी में किया, तो मिलिट्री स्टडी हाई स्कूल स्तर पर तो पढ़ाया नहीं जाता, तो वो फिर बीएड नहीं कर सकता। ग्रेजुएशन तो है, 50% मार्क्स भी है, लेकिन चूंकि वो सब्जेक्ट हाई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो वो बीएड के लिए एलिजिबल। मतलब इनका कहने का स्कूल सब्जेक्ट से उसके होना जरूरी है। ग्रेजुएशन इन स्कूल सब्जेक्ट होना जरूरी आवश्यक है। मतलब ये सब बातें जो आप बता रहे हैं, जो हमारे छात्र, हमारी भावी पीढ़ी जो शिक्षण की ओर, शिक्षक की ओर आगे बढ़ना चाहती है, शिक्षक बनना चाहती है, उनको ये बातें अपने मद्देनजर रखनी चाहिए। ये अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम सरसरी तौर पर अपने दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आपने इतनी डिटेल में आप बता रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि सुभारती विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि आप जैसे जानकार, विद्वान आप वहाँ मौजूद हैं, जो इतनी डिटेल में, इतनी विस्तार से वो बच्चों के विषय में जानते हैं, शिक्षा के विषय में जानते हैं, और पढ़ाई लिखाई का जो पाठ्यक्रम का जो एक आधार होता है वो आपने बहुत ही सुचारू और अच्छे ढंग से वहाँ पर आरंभ किया हुआ है। उसके लिए आपका धन्यवाद। एक और सवाल है कि ये दुबे जी, जैसा कि आपने कहा था अभी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मुख्यतः क्या अंतर होता है? ट्रेनिंग तो दोनों बराबर होती है, और उसके साथ साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत किस तरह की कक्षाओं को वो लोग पढ़ा सकते हैं? जी, जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है, नाम ही नर्सरी है। नर्सरी मतलब पौध, तो पौध का मतलब जो बच्चा हमारे समाज में एकदम नया आया है और अब स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसके टीचर की जो ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि जो बच्चा शुरू में जो सीखेगा, मतलब जो नर्सरी में जैसे पेड़ को जिस तरह से आप खड़ा करेंगे जिस एंगल पे,
पेड़ अगर टेढ़ा खड़ा हो गया तो टेढ़ा ही जाएगा। उसी तरह बच्चों का भी है। तो ये जो ट्रेनिंग है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और बीएड के जो बीटीसी ट्रेनिंग है, ये बहुत मतलब सावधानी वाला ट्रेनिंग है। इसलिए सरकार ने इसके लिए जो समय निर्धारित किया है वो बीएड की अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय निर्धारित किया, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होगी इसी बेस पे होगी कि बच्चे को किस तरह से तैयार किया जाए जो आने वाले भविष्य का भाविक नागरिक हो। तो उनकी ट्रेनिंग की जो व्यवस्था की जाती है या जो ट्रेनिंग उनकी होती है इसी बेस पे, क्योंकि अब नर्सरी वाला बच्चा है और बीटीसी का बच्चा है, तो बीटीसी के कोर्स में तो उसको बैचलर डिग्री होना चाहिए और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में उसको +2 होना चाहिए। तो +2 के लिए तो नर्सरी टीचर है कि बच्चे को अभी बस खड़ा होना सिखाना, और जो प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है और उसकी जो ट्रेनिंग है उसके बीए के बाद है और वो भी 2 साल की है, कि बच्चे को ये सिखाया जाए बच्चे के मस्तिष्क में कैसे क्या भरा जाए, कैसे भरा जाए, ये सारी ट्रेनिंग वहाँ से बीटीसी में। वाह वाह वाह। तो मुख्यतः तो हम ये जानते हैं और शायद कहा भी जाता है कि जो अध्यापक, जो गुरु हैं, जो वो मार्गदर्शन करते हैं, जो वो सिखाते हैं, बताते हैं, वही आगे जाके एक वृक्ष का रूप धारण करता है जी। और बच्चे वैसे ही या हमारी भावी पीढ़ी वैसा ही रूप लेती है। तो आप तो वो कुम्हार हैं जो घड़े को जिस ढांचे में ढालना चाहे उस ढांचे में आप ढाल देते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि सुभारती विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में टीचर ट्रेनिंग और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन से हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ जो शिक्षा विभाग है, इस शिक्षा विभाग में एक बीएड पाठ्यक्रम चल रहा है, एक एमएड पाठ्यक्रम चल रहा है और एमफिल चल रही है एजुकेशन में और पीएचडी भी एजुकेशन में। मतलब 4 कोर्स चलाए जा रहे हैं, बीएड, एमएड, एमफिल और उसकी पीएचडी एजुकेशन में। जी नहीं, आपसे तो इतनी जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद यही लगता है कि वास्तव में आप इसी से संबंधित एक कोर्स और चलाया जा रहा जो ट्रेनिंग का नहीं है, एकेडमिक का है, लेकिन उसको करने के बाद में भी लोग टीचर्स ट्रेनिंग में आ जाते हैं, वो है एमए एजुकेशन का। अच्छा, ये ऐड किया गया है। ये ऐड किया। जी जी। चलिए गुप्ता जी, एमएड और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश की शैक्षिक क्या है, इसे क्यों किया जाए, जरूरी है क्या ये? किसी भी प्रकार की शिक्षा में अगर प्रोफेशनल व्यावसायिक शिक्षा आपने का प्रशिक्षण नहीं लिया है तो फिर आप कहीं नौकरी या रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते या उसमें कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। भले ही आपने बीए एमए कर लिया हो, लेकिन जब तक आपको कोई प्रशिक्षण आपने नहीं लिया, अगर डॉक्टरी का प्रशिक्षण लिया तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग का प्रशिक्षण लिया तो इंजीनियर बनेंगे, शिक्षक का प्रशिक्षण लिया है तो शिक्षक बनेंगे ना। तो अगर शिक्षक बनने की आपकी भावना है, आप बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। वो तो आवश्यक है, जरूरी है। बीएड और एमएड कार्यक्रम करने के उपरांत शिक्षण कार्य के अतिरिक्त और किस किस क्षेत्र में कार्य किया जा सकता है, ये बताइए आप मुझे। जी दुबे जी, जैसे बीएड कर लिए, एमएड कर लिए, तो एक तो ये है कि जाके टीचर बन जाए। दूसरा, हमारे जैसे हर जिला स्तर पे एक शिक्षा अधिकारी बैठा जाता है, वो बेसिक का भी होता है, वो मिडिल का भी होता है। तो एक जो एमएड कर लिया उसके लिए एक टेस्ट वो है जो टेस्ट पास करके वहाँ शिक्षा अधिकारी बन जाएगा। इस तरह से सारे हमारे जो जितने कोर्स हैं, टीचिंग के साथ साथ में इसके आईएएस अधिकारी बनना है अगर, तो ये भी अगर मान लीजिए कोई बैचलर बीएड है, एमएड है, तो वो भी कर सकता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो व्यक्ति इस पाठ्यक्रम को कर रहा है, टीचिंग तो उसका जॉब है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी समाज के ऐसे कई सारे हमारे पोस्ट हैं जहाँ पर उसकी नियुक्ति मिल सकती है। मतलब ये शिक्षा के साथ साथ और अन्यत्र भी अन्य विभागों में हम लोग इस कार्य के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए। क्षमा करें थोड़ा सा जी, अन्य विभागों में नहीं, शैक्षिक परिवेश के अन्य विभाग। अच्छा, जो शैक्षिक परिवेश जी जी। इसमें एक बात बहुत बड़ी ये भी बताई ना कि जैसे प्रशासनिक कार्यों में जिले स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जो हमारा है रीजनल, जिसको हम कहते हैं रीजनल पर, हम डायरेक्टर वगैरह बना, उन पर तो होता ही है। लेकिन जो एनसीटी है, एनसीईआरटी है, जहाँ शोध होता है शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें भी हमारे ये प्रशिक्षक जो ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं यहाँ पर नौकरियाँ प्राप्त कर सकते हैं शोध के क्षेत्र में। वह है बहुत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपसे जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, अच्छा लग रहा है।
फिर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा गुप्ता जी कि शिक्षण पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षण पात्रता परीक्षा ये दो होती हैं प्रतियोगिताएं, इनमें क्या अंतर है जी। और इन परीक्षाओं को पास करने की क्या आवश्यकता है हमारे को? दुबे जी आप बताइए इसके विषय में जरा। जो शिक्षण पात्रता परीक्षा है, जी। सरकार ने अभी ये बना दिया है कि जो व्यक्ति इस परीक्षा को पास नहीं करेगा वो टीचर सरकारी नहीं लग सकता। तो सबसे पहले तो इसको पास करना इसलिए जरूरी है कि अगर सरकारी कहीं नौकरी पाना है तो इस परीक्षा को पास करना है। और केंद्रीय जो पात्रता परीक्षा है वो गवर्नमेंट जो उसको पास कर लेता है तो पूरे भारत में कहीं भी उसको शिक्षक का जॉब मिल सकता है। और अगर मान लीजिए वो टेट नहीं किया है, सिर्फ टेट टीचर पात्रता परीक्षा पास किया है, तो वो उत्तर प्रदेश में कहीं भी सरकारी नौकरी वो प्राप्त कर सकता है टीचर की। मतलब इसका जैसे टीईटी की जो परीक्षा है वो स्टेट लेवल की है, सीटेट की परीक्षा इंडिया लेवल। जैसे मतलब केंद्रीय विद्यालय हैं, जी, जी। नवोदय विद्यालय हैं, इस तरह के जो विद्यालय चलते हैं उसमें अगर आपको नौकरी प्राप्त करना है तो सीट करना पड़ेगा जी, आपको। केंद्रीय परीक्षा पास करो। जी जी, बहुत अच्छी बात है। एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा उसकी जानकारी, क्योंकि आप शुभारती से आए हैं, हमने आपसे शुभारती से आमंत्रित किया है और आपने इतनी अच्छी हमें जानकारियाँ दी हैं, तो विशेष रूप से मैं उसी के लिए चाहूँगा कि ये शुभारती विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में कौन कौन से पाठ्यक्रम चल रहे हैं और उनमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती है? दो तरीके से हम प्रवेश लेते हैं। एक तो हमारे अपनी यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा लेती है, जी जो व्यक्ति उस प्रवेश परीक्षा को पास कर लेता है उस बच्चे को वहाँ प्रवेश देती है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि मान लीजिए अगर बच्चा मेरिटोरियस है, उसका मेरिट बढ़िया है, तो मेरिट बेस भी हम बच्चों का एडमिशन देते हैं। मतलब हमारी दोनों प्रक्रिया लागू कि हम या तो प्रवेश परीक्षा ले लेंगे या बच्चों को किसी में फिर उसके मेरिट के आधार पे भी उसका प्रवेश हम अपने यहाँ विश्वविद्यालय में। इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया का संशोधन में सर ने बताया, दोनों प्रक्रिया मेरे यहाँ 3 प्रकार की प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में। एक प्रक्रिया है ऑनलाइन अगर कोई टेस्ट देता है उसके आधार पर जो भी पास होता है उसे ले लेते हैं। दूसरा है एंट्रेंस पर जो आते हैं और हमारे पास सीट खाली है अगर ऑनलाइन से तो उस पर आकर के वो प्रवेश ले लें। इसके बाद अगर मेरी सीट खाली बचती है तो तीसरा सिस्टम है कि उन खाली सीटों पर जो भी बच्चों ने अप्लाई किया है उनका मेरिट बेसिस पर एडमिशन प्रवेश होता है। मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता था आपसे कि शुभारती विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी क्यों प्रवेश लें? अन्य संस्थानों के अतिरिक्त आप कौन कौन सी भौतिक और शैक्षणिक सुविधाएं हैं जो आप द्वारा प्रदान की जाती हैं? जी बताइए। सबसे बड़ी बात है कि प्रशिक्षण तभी चलेगा जब शिक्षक अच्छे होंगे। आने वाले समय में ये जो टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स चले जा रहे हैं, अभी थोड़ी स्थितियाँ इसकी बदल गई। अब और संस्थान जो और तरह के जो टीचर ट्रेनर है ट्रेनिंग के जो कोर्स चला रहे हैं, पाठ्यक्रम चला रहे हैं, वहाँ पे ये है कि न टीचर हैं और ना बच्चों को आना है, इस तरह से पाठ्यक्रम के डिग्री दिए जा रहे हैं। हुआ क्या, बीच में एक बड़ी सैलाब सा आया कि सरकार ने एक ये कर दिया कि जो भी व्यक्ति बीएड किया हो वो 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी का कोर्स करे और टीचर बन जाए, और जो मेरिट होती थी बीएड का उसी बेस पे उसको रख लिया जाता। तो इसलिए वो डिग्री की इतनी मतलब प्रबल संभावना बन गई कि लोग किसी तरह से इन प्रकार डिग्री प्राप्त करना शुरू हुए। स्थिति अब बदल गई है। स्थिति ये बदल गई कि सरकार अब नौकरी प्राप्त करने के लिए जब तक वो टेट नहीं पास कर लेगा उसको नौकरी देगी। तो अब ये सबसे महत्वपूर्ण है कि टीचर कहाँ के ट्रेंड हैं, टीचर कहाँ अच्छे हैं, और वहाँ जो टीचर हैं वहाँ भौतिक संसाधन क्या है। हमारे शुभारती के जो बीएड विभाग है, यहाँ पे प्रोफेसर, रीडर और इतने योग्य टीचर हैं कि हमें लगता है कि आसपास के किसी भी मतलब यहाँ चाहे यूनिवर्सिटी का लें चाहे कॉलेज का लें, लगभग बहुत कम जगह पे ऐसे टीचर पाए। और सुविधा है कि बच्चों को मतलब प्रत्येक हर सप्ताह में एग्जाम देना है, बच्चों को सेमिनार देना ही देना है। मतलब बच्चों को बच्चों उसमें ट्रेनर हैं, टीचर की ट्रेनिंग जो प्राप्त कर रहे हैं, मतलब इस तरह से उनको तैयार किया जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इतनी स्थितियां जब मान लीजिए खराब भी होंगी तब भी वो अपना व्यवसाय और अपना चयन अपने बल पे करा ले। ये हमारे शुभारती का सबसे बड़ा उद्देश्य, और इस तरह से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छे।
हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, सर ने बताया, उसको स्पष्ट ये कर रहे हैं सर को कि जो टेट और सी टेट की बात अभी आपने प्रश्न में की थी, उसकी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को एक्स्ट्रा पीरियड लगा के देते हैं। ये तो और भी आप सुविधा दे रहे हैं अपने बच्चों को कि आप फ्री शिक्षा दे रहे हैं फ्री उनके लिए, और उनके भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि वो उस परीक्षा को पास मतलब हमारा एक उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से जब निकले तो उसका टेट भी पास हो, सी टेट भी पास हो, और अगर एमएड कर रहा है बच्चा तो नेट भी पास हो। मतलब जब वहाँ से निकले तो उसके पास इतनी योग्यता हो कि जहाँ जाए और जैसे जाए तो उसे अपने टीचर का जॉब आसानी से उसे मिल जाए, फिर उसे सोचना नहीं है और ये समझना नहीं है कि फिर मुझे कोई टेस्ट पास करना है या फिर मुझे कोई पढ़ाई पास करना है। मतलब हम अपने यहाँ तैयारी ऐसा करा रहे हैं कि बच्चे जो भी यहाँ से पढ़ेगा, या अगर मान लीजिए मिडिल बीएड कर रहा है तो सी टेट पास कर ले जाएगा, अगर एमएड कर रहा है तो नेट पास कर लेगा। मतलब हमारा सारा जोर यहाँ है। धन्यवाद आपका दुबे जी, गुप्ता जी, बहुत विस्तृत रूप से आपसे बातचीत की और आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी, और आपकी जानकारी के आधार पर ऐसा लगा कि जैसे आप एक लक्ष्य की ओर अर्जुन को अग्रसर कर रहे हैं, एक लव्य बना रहे हैं, क्योंकि जहां आपने मुफ्त शिक्षा की बात की है तो वहां आपने आधारभूत सुविधाओं संपन्न छात्रों के लिए भी बात की है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद थे सुभारती विश्वविद्यालय से आमंत्रित प्रोफेसर भावेश चंद दुबे जी और प्रोफेसर मोहन गुप्ता जी, जिन्होंने शिक्षक के लिए और प्रशिक्षण के लिए हमें ऐसी विस्तृत जानकारी दी जिन्हें सुनकर हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हम भावी पीढ़ी को किस तरह से एक उच्च गुरु, एक कुल गुरु या एक शिक्षक दे सकते हैं। जी हाँ, यही सुभारती का मोटो है, लक्ष्य है कि वो आने वाले समय में अच्छे शिक्षक पैदा कर सके। जी हाँ, इस विषय में यदि आप और विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर जो फ्लैश होने वाले नंबरों से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें फ़ोन कीजिए, आप हमें ईमेल कीजिए और सुभारती विश्वविद्यालय से एक संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कीजिएगा अपने उज्जवल भविष्य के लिए, उच्च शिक्षा परिचय अंतर्गत श्रृंखला के लिए। जी, मैं नरेश चौधरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।